आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक माँ से कब शैतान बन जाती है और अपने 4 बेटे और अपने पति का अपने आँखों के सामने मरने देती है। अपने आशिक को बुलाती है और कहती है कि इनको तब तक मारते रहना जब तक ये लोग दुनिया नहीं छोड़ दें। क्योंकि मारना 2 को था, लेकिन वहाँ पे मर्डर हो जाता है 5। और उसके बाद जब वो सुबह-सुबह निकलती है और सबके सामने चिल्लाने लगती है कि मेरे घर में खून हो गया है, और जब मौके पे पुलिस पहुंचती है अब तो पुलिस से भी वो अपना बयान बदल देती है। कहती है कि किसी ने रात को आया था और ये मर्डर करके चला गया। तो पुलिस को डाउट होता है कि किस नींद में वो औरत सो रही थी कि उसको कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब सिलवट्टे पे कुछ सामान पीसा हुआ मिलता है और पुलिस जब उसको जज साहब के सामने पेश करती है, तो जो महिला बयान देती है उसके बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है। लेकिन पुलिस के पास इतने सबूत थे कि वो महिला इधर उधर बात नहीं करती है और बाद में उस महिला का पर्दाफाश हो जाता है। और ये जो क्राइम हुआ रहता है बहुत तेजी से वायरल हो रहा होता है। जितने लोगों के पास ये वीडियो या न्यूज पहुंचता है, सबकी वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कैसे कोई औरत अपना हवस मिटाने के लिए, अपना भूख मिटाने के लिए अपने बेटे का ही मौत के घाट उतरवा देगी और अपने पति का ही, और वहीं पे सामने अंधेरे में बैठ कर अपने बाल संवारती रही। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आपका भाई बहुत मेहनत करता है, अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, एक घटना बहुत ही दर्दनाक घटी थी। और कैसे कोई माँ ऐसी कर सकती है, आप लोग भी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्या कोई ऐसे कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बात 2017 की है। अलवर जिले में एक महिला होती है जिसका नाम संतोषी होता है। वो अपने परिवार के साथ में रहा करती थी। उसके 4 बेटे होते हैं और एक पति होता है। पति सुपरवाइजर का जॉब करता था और जो बड़ा बेटा रहता है वो पढ़ाई करता था। सब बच्चे ही पढ़ाई करते थे। और उस महिला को भी एक टाई कमांडो का एक काम आता है, वो भी किया करती थी। और उसके शौक बहुत बड़े बड़े थे। वो हमेशा बड़े सपने देखती थी और अमीरों को जब देखती थी तो अपने आप को भी उन जैसा ही समझती थी। एक दिन अपने पति से वो कहती है कि मुझे भी अगर आप इजाज़त दे दो तो मैं भी किसी स्कूल में काम करूंगी और काम करने के बाद मैं भी कुछ पैसे कमाऊंगी। जो उसका पति रहता है वो ये इजाज़त दे देता है। बाद में वो एक स्कूल ज्वाइन करती है और स्कूल ज्वाइन करने के बाद उस स्कूल में वो काम करने लगती है। और उसके बाद जो पैसे आते हैं वो अपने घर पे खर्चा करती थी और अपने जो भी ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा करती थी। ऐसे करते करते एक दिन स्कूल से भी उसको कहा जाता है कि तुम और ट्रेनिंग ले लो और अच्छी बच्चों को शिक्षा दो, जिससे और हमारा स्कूल आगे जाएगा। लेकिन इसके लिए तुमको उदयपुर जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, कुछ दिनों का ट्रेनिंग है। ये जो महिला रहती है जिसका नाम संतोष शर्मा रहता है, ये कहती है ठीक है, अपने घर वालों से बात करती है और ये वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे जाने के टाइम जब इसका एक जो टीटी का एक प्लेयर होता है, जो स्टूडेंट होता है, इससे इसकी दोस्ती हो जाती है और उससे ये बातचीत करने लगती है। संतोषी जब वहाँ से वापस आती है तो बाद में पता चलता है कि संतोषी उससे उसका नंबर ले चुकी है और वो भी लड़का इसका नंबर ले चुका है और इससे बातें किया करता था। अब आए दिन वो उससे बातें करती और उससे धीरे धीरे कब इन दोनों का प्यार हो जाता है इन दोनों को भी पता नहीं चलता। फिर बाद में एक दिन जो लड़का रहता है वो इसको लेके जाता है और रेस्टोरेंट में, महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाता है। और वहाँ पे लेके जाने के बाद इसको अच्छे से खाना खिलाता है और उसका नाम हनुमान जाट रहता है। अब संतोष को समझ में आने लगता है, जो महिला होती है, कि मेरे जो सपने हैं इसी लड़के के साथ में पूरे होंगे। और जो मेरा पति है तो सुपरवाइजर का जॉब करता है और ये तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन वो कुछ नहीं करती है। 2016 से ये चल रहा होता है, इन लोगों का पहले से ही अफेयर चल रहा होता है। फिर एक दिन जब वो उस आदमी से बात कर रही होती है मोबाइल पे और अलग अलग तरीके से बात करती है, गंदी गंदी बातें कर रही होती है, तभी उसका जो बड़ा बेटा मोहित होता है, जो 17 साल का होता है, वो सुन लेता है। और सुनने के बाद अपनी माँ को कहता है कि माँ ये सब गलत बात है, तुम अंकल से बात करना छोड़ दो, तुम पापा के साथ में खुश रहो। और वो अपने पापा को बोल देता है, यानी कि जो उसके पति रहते हैं उसको बोल देता है। पति भी अपने पत्नी को खूब डांटता है, खूब बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अच्छी हो और अच्छे तरीके से रहो, ये सब गलत काम है, सब काम छोड़ दो। इतना बात बोलना रहता है कि बेटे और पति के लिए उसके दिल में नफरत आ जाती है और ये प्लानिंग करने लगती है कि कब इन दोनों को मैं रास्ते से हटा दूं। और ऐसे करते करते 1 साल बीत जाता है। उससे पहले ये लोग प्लानिंग
कर चुके रहते हैं। एक दिन ये लोग ऑनलाइन करके कुछ चाकू मंगाते हैं और चाकू मंगाने के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है हनुमान जाट, वो भी कोई चीज़ ला के देता है जो शायद नींद की गोली रहती है, और ला के कहता है कि संतोष शर्मा को कि लो और अपने बड़े बेटे और अपने मतलब पति को खिला देना। उससे लगभग 6 महीना पहले या कुछ महीना पहले संतोष ऐसे घर में बात कर रही थी सबसे, जैसे कि वो उस लड़के से बात करना छोड़ दिया है और वो शरीफ बन गई है, जिससे बाद में अगर कत्ल हो जाए, कुछ हो भी जाए, तो जो घर के और बच्चे रहेंगे या कुछ और भी लोग रहेंगे वो कहेंगे नहीं वो तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, उस पर कोई इल्ज़ाम आएगा ही नहीं। बात 2 अक्टूबर 2017 की होती है, जिस दिन लोग पहले से प्लानिंग करके रखे रहते हैं और उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है वो पहले से ही एक इन लोगों का सिम लाकर फिक्स दे दिया रहता है और वो दवा दे देता है कि ये तुमको किसी चीज़ में उन लोगों को खिलाना है। और वो जो हनुमान जाट होता है, जो इसका प्रेमी होता है, अपने 2 दोस्तों को भी और बात कर लेता है कि हम लोग को 2 मर्डर करना है, मैं तुमको पैसे भी दूंगा। वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके शाम आता है। शाम आने के बाद जो संतोष शर्मा होती है, ये अपने घर में सिलवट्टे पे एक चटनी टाइप का बनाती है। जब उसकी बहन पूछती है कि दीदी ये क्या बना रही हो, तो गुस्से में कहती है कि तुम अपना काम करो, मैं जो भी कर रही हूँ मुझे करने दो। उसकी बहन वहाँ से चली जाती है और संतोष शर्मा जो रहती है उसको बनाती है और रायता बनाती है और उसी में वो मिला देती है। और मिलाने के बाद सब अपने बच्चों को खुद देती है और अपने पति को भी देती है। लेकिन जब वो लोग खा के सो जाते हैं, रात के अंधेरा हो जाता है, तब वो अपने सिम को एक्टिवेट करती है, जो पहले से ही फेक सिम ली रहती है। अब उसको एक्टिवेट करने के बाद वो अपने आशिक को फ़ोन करती है, हनुमान जाट को, और कहती है कि तुम लोग अंदर आ जाओ। और अंदर आने के बाद उसके 2 दोस्त भी अंदर आ जाते हैं और वो इशारा करती है, कहती है कि बगल वाले कमरे में ही मेरा बड़ा बेटा और मेरा पति सोया है, वो लोग एक ही साथ में सोते हैं, और देखना मर्डर ऐसे करना जिससे थोड़ा भी उन लोग की सांसें मत बचे और वो लोग चिल्ला नहीं पाए। ऑलरेडी तो वो लोग नशे में ही सोए हैं, नींद की गोली खा लिए हैं, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। अब जो हनुमान जाट रहता है वो अपने 2 दोस्तों के साथ में जाता है और जिससे मतलब चिकन उकन काटा जाता है, उसी जो हथियार रहता है तेज धार वाला, उसी से उसके पति पे वो गले पे हमला कर देता है। उसका पति का जब खून स्पीड से तेजी से निकल रहा होता है और जैसे उसके बेटे पे थोड़ा सा छींटा जाता है, तो उस दिन उसका बेटा जो रायता रहता शायद वो नहीं खाया रहता, क्योंकि उसका पहले से ही थोड़ा तबीयत खराब रहता है। लेकिन जैसे बेटा अभी उठ के कुछ उन लोगों का विरोध करता है, कुछ बोलता है, तैसे हनुमान जाट जो उसका आशिक रहता है देखता है कि उसका बेटा भी उठ रहा है, कुछ बोलने वाला है, तुरंत उसके ऊपर भी तेज तेज हथियार से वो वार कर देता है। और उसके साथ में जो 2 लोग रहते हैं वो भी सीने में बार बार चाकू को मारने लगते हैं, पूरे मार कर अतड़िया फाड़ देते हैं। और उसकी माँ होती है मोहित की और उसकी पत्नी होती है जो संतोष शर्मा, वो वहीं पे अंधेरे में दूर खड़ी होके अपने बाल संवार रही होती है और शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुरा रही होती है। सोच सकते कैसी वो माँ थी जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपने बेटे और पति की बलि चढ़ा देती है। जब ये सब घटना हो जाता है, होने के बाद जैसे उसका आशिक जो हनुमान जाट होता है वो वहाँ से निकल रहा होता है, और निकलने के बाद जैसे एक बरामदे में जाता है जहाँ पे 3-4 और बच्चे सोए रहते हैं, इसके बच्चे और इसके एक भतीजा भी रहता है, तभी उसके आशिक के पैरों में उन बच्चे का पैर लग जाता है। अब वो लोग धीरे धीरे उठने लगते हैं, तब तक ये उन लोग का भी गला रेत देता है, गला काट देता है। और वो माँ एक बार भी इन लोग का विरोध नहीं करती है और उसके चेहरे पे थोड़ा भी शिकन नहीं रहता है, मतलब कुछ भी क्या कहे मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, वो मुस्कुरा रही होती है, अपने बाल संवार रही होती है। उसके अंदर तो हवस की चढ़ा था, भूख चढ़ा था, कब तो मेरे घर में कोई भी नहीं रहेगा और मैं जो चाहूँगी वो चीज़ कर लूँगी। और वो पहले से ही प्लान करके रखी थी कि मेरे पति और मेरे बच्चे का जब मर्डर हो जाएगा तो उसके बाद मैं इस जायदाद का मालिक बन जाऊँगी, फिर उसके बाद अपने आशिक के साथ में नई ज़िंदगी बसाऊँगी, अपने पुरानी ज़िंदगी से मैं नाता तोड़ लूँगी। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। मुजरिम चाहे जितनी भी होशियारी कर ले, जितनी भी चालाकी कर ले, पुलिस से कभी वो बच नहीं सकता है। जब रात को जो भी घटनाएं घट जाती है और उसकी बहन भी जो रहती है वो भी रायता खाई रहती है, वो दूसरे रूम में सोई रहती है, उन लोगों के लोग कुछ नहीं करते हैं। और ये रात को पूरी रात उसी लाशों के साथ में ये संतोष शर्मा पड़ी रहती है, अपने बेटों का लाश देखती है, अपने पति का लाश देखती है, और थोड़ा भी उसके आंखों में आंसू नहीं रहते हैं, दिल में रहम नहीं रहता है और कोई भी चीज़ का अफसोस नहीं रहता है। और अपने आशिक से फ़ोन पे रात को बात करती है और प्लानिंग कर रही होती है कि सुबह सुबह उठ के मैं लोगों को क्या बताऊंगी, पुलिस को क्या बताऊंगी, अगर कुछ हुआ भी तो। फिर प्लानिंग करते करते वो सुबह में निकलती है और सुबह में निकलते ही चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि मेरे बेटे और मेरे पति को किसी ने मार दिया। जब घर में
और लोग आते हैं, देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून भरा हुआ है और हर तरफ खून का फुवारे दीवार पे पड़े हुए हैं, तो हर किसी का रूह कांप जाती है। और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, और जब पुलिस आके सबसे पहले वो संतोष शर्मा यानी कि उस महिला से पूछताछ करती है कि ये बताओ, जब ये सब घटना हुआ तो तुम कहाँ थी? तो कहती है कि मैं दूसरे कमरे में सो रही थी। तो पुलिस को एक पहले तो डाउट होता है कि कोई आदमी कैसे ऐसे सो सकता है कि उसको कुछ चीज़ों की मतलब आवाज़ें नहीं आई, कुछ मतलब उसको गलत नहीं हुआ, और घर में कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ। तो क्या चोर आए चोरी करने के लिए तो मर्डर करके चले गए, या कोई मर्डर करने आएगा तो इसको क्यों छोड़ देगा? अब पुलिस पूरे घर को अच्छे से खंगालती है, चेक करती है, फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पे आती है। तब बाद में उस सिलवट्टे पे जब नज़र पड़ती है तो पता चलता है यहाँ पे कुछ पीसा गया है। अब पुलिस उस सिलवट्टे को लेती है और उसको भी जांच के लिए भेजती है। और बाद में पुलिस को जब थोड़ा थोड़ा और पता चल जाता है तब इस महिला से पूछताछ करती है। तो महिला कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है और मेरे पे आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाद में उसके बाद इस महिला का जब कॉल हिस्ट्री निकाला जाता है तो बाद में पता चलता है कि ये उस आदमी से बात करती थी, अपने प्रेमी से, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन ये तो बात की ही नहीं थी। तो शायद ये सही है, लेकिन जो उसका आशिक था, पुलिस उसके घर पे जाती है और घर पे जाने के बाद जब दरवाजा पर देखती है तो देखती है कि ताला लगा हुआ है। तो पुलिस उस ताले को तोड़ती है। जब अंदर जाती है तो देखती है कि वही कपड़े रखे हुए हैं जिसमें खून वून लगा हुआ है, और पुलिस उस कपड़े को लेती है, जब्त करती है। और फॉरेंसिक टीम जब होता है, डीएनए चेक होता है, तो पता चलता है कि ये कपड़े पे जो खून लगा है ये किसी और का नहीं, उन्हीं बच्चों का, उन्हीं पिता का रहता है जिनकी हत्या उस घर में हुई रहती है। अब पुलिस को पहले से ही सब चीज़ मालूम रहता है, लेकिन पुलिस इस महिला को ऐसे दिखाती है जिसको इसको कुछ मालूम ही नहीं है। पुलिस ये चाहती थी कि मैं इस महिला की कुंडली खुद उन लोगों के सामने रख दूंगी। फिर बाद में पुलिस उनको भी दूर से गिरफ्तार करती है, जो दो और मर्डरर रहते हैं और जो उसका आशिक रहता है हनुमान जाट, उसको भी। और पुलिस अपने तरीके से जब उससे पूछताछ करती है तो वो लोग भी टूट जाते हैं। पहले तो ये महिला कई की रखी रहती है, पहले तो ये महिला बोल के रखी रहती है कि पुलिस वाले कोई कुछ करेंगे नहीं और तुम लोग अपनी मर्जी से बयान देना, लेकिन वो लोग भी डर जाते हैं। और पुलिस वाले कहते हैं कि महिला ने पूरे जुर्म अपना कबूल कर लिया है, देखो तुम लोग भी अपना जुर्म कबूल कर लो। फिर बाद में वो अपना जुर्म वो लोग कबूल कर लेते हैं, और कबूल करने के बाद वो पूरा जुर्म मान लेते हैं। फिर उसके बाद इस महिला को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो महिला बाद में जज साहब के सामने ही पलट जाती है, कहती है कि साहब ये पुलिस वाले मुझ पर दबाव डाला रहे हैं कि मैंने ये जुर्म किया है, मैंने ये कत्ल किया, मैं क्यों अपने बेटे और अपने पति का कत्ल करूंगी, वो भी इतनी निर्मम तरीके से। अब जज साहब के सामने पुलिस वाले इतने मतलब सबूत पेश कर देते हैं कि जज साहब को सजा देना ही पड़ जाता है। फिर बाद में वो पलटी मार देती है एक बार और, लेकिन उसके वकील ने कुछ उसको सिखा दिया रहता है। लेकिन ये केस चलते 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 ये केस 2023 में आ जाता है, जब एक जज साहब इस केस को देखते हैं और देखने के बाद वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई महिला कैसे ऐसे कर सकती है अपने ही पति और अपने बच्चों के साथ इतनी निर्मम तरीके से। तो वो इसको फांसी की सज़ा तो नहीं देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक हनुमान जाट रहता है और एक और महिला रहती है जो प्रेम संबंध में मतलब ये लोग बात करते थे, और बाद में उसके बेटे को पता चल जाता है और उसके पति को। तो बाद में ये लोग सोचते हैं कि उन लोगों को रास्ते से हटा देंगे, और इसके बाद ये लोग एक पे एक कम से कम 5 खून कर देते हैं। एक तो माँ, एक तो पिता और बेटे का एक ही रूम में कर देते हैं, और जब घर के बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी बरामदे में भी ये लोग 3 और मर्डर कर देते हैं, और मर्डर करने के बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब आप लोग सोच सकते हैं, जहाँ पे शादी भी थी जो 1999 में हुई थी, 17 साल का बेटा था, उस माँ को थोड़ा भी उस पर तरस नहीं आया। बस उसने यही बोला था कि माँ उस अंकल से बात करना आप छोड़ दो। मतलब प्यार भी था, शादी भी थी, षड्यंत्र भी था, और साजिशों का बहुत बड़ा मतलब सोच सकते हैं बवंडर था, जहाँ पे एक से एक साजिश चल रही थी कैसे क्या करना है। लेकिन बाद में जज साहब कहते हैं कि इन सबका जुर्म देखते हुए इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे तब तक ये लोग जेल में रहेंगे। तो ये खबर उस टाइम बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। जिन लोगों को भी पास गया था सबको ये सोचने पर मजबूर हो गया था, कैसे कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है और इतनी निर्मम तरीके से हत्याएं कर सकती हैं। तो मुजरिम चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, अगर वो गलत काम करेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कानून से कोई भी नहीं बच सकता, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और कहते हैं ना कि जब कानून अपने तरीके से पूछताछ करती है तो मुर्दे भी
बोलने लगते हैं। तो ये थी कहानी आज की। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को सचेत और जागरूक करना। अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। आपका भाई गाड़ियां भी चलाता है, जॉब भी करता है और आप लोग के लिए मेहनत करता है, वीडियो बनाता है, तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ 80 सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।